वीडियो में हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के कंसेप्ट को डिस्कस किया था, जहां हम लोग ने सेक्शन 171 में जाके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के कंसेप्ट को खत्म कर दिया था। अब हम लोग इसके आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के बारे में बात करता है। प्लेज को हिंदी में गिरवी बोलते हैं, यानी कोई चीज आप सामने वाले से रख रहे हैं, लेके रख ले रहे हैं तब तक जब तक वो आपका पैसा ना चुकाए। यानी कि एक पर्सन सामने वाले पर्सन से कुछ पैसा उधार लेता है। अब यहाँ पे देखिए उधारी हो रही है, लेकिन एक शर्त पे कि तुम्हें कुछ ऐसा सिक्योरिटी या फिर कोई भी चीज या फिर कोई भी गुड्स गिरवी रखने होंगे सामने वाले के, यानी कि पोजीशन में रखना होगा सामने वाले पर्सन के पास। अगर तुम वो गुड्स सामने वाले पर्सन के पास पोजीशन में रखते हो तभी तुम्हें उसका पैसा मिलेगा। यानी कि मान लीजिए कोई 50,000 रुपए, मान लीजिए आपको 50,000 रुपए सामने वाले पर्सन से चाहिए। अब आपने उससे 50,000 रुपए लिए, लेकिन उसके बदले में आपने उसके पास 50,000 रुपए तक की कोई चीज अपने पास से उसको दी। अब अगर आप उसको वो पैसा नहीं लौटाएंगे तो वो उतने ही पैसे की वो सामान बेच देगा या उसका जो भी करेगा, तब उसका आपके पास कोई राइट नहीं है। तो यही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के बारे में ही बात की गई है। बेलमेंट में हम लोग ने पढ़ा था कि एक पर्सन सामने पर्सन को सामान देता है, किस पर्पज से कि वो उस चीज की रिपेयरिंग करेगा या फिर उसका कोई काम है वो उसको करके वापस लौटा देगा। यहाँ पे काम उस वाले में वहां काम करके वापस उसको लौटा दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे सामान दिया जा रहा है या फिर कोई चीज दी जा रही है उस चीज के बेसिस पे कि आपने उससे उधारी ली है तो तभी आपका सामान उसके पास बेल्ड है। अब आपने कोई भी सामान उससे लिया है, अब आपने उससे पैसा लिया तो आपका सामान उसके पास बेल्ड हो गया। इसको बेलमेंट ऑफ प्लेज भी बोलते हैं, ये उससे कनेक्टेड है। लेकिन बेलमेंट में हम लोग यहाँ पे पर्पस खत्म होने तक अपनी चीज को लौटा देते थे, तो यहाँ पे पैसा चुकाने के बाद अपनी चीज को लौटा देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का सेक्शन 172 से सेक्शन 181 तक में जाके होता है। सेक्शन 172 से 181 तक के सेक्शंस को हम लोग अब डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 172 से। सेक्शन 172 प्लेज क्या है? और प्लेज में दो पार्टीज हैं, यानी कि दो पर्सन है, पाउनर और पाउनी। ये कौन है इसके बारे में बात की गई है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का मैंने डेफिनेशन पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दी, वही सेम ये प्लेज बात करता है उसी चीज के बारे में। पाउनर और पाउनी वही दो पर्सन हुए जो हम लोग ने बेलमेंट में पढ़ा था, बेलर और बेली में। यानी कि बेलर में हम लोग ने पढ़ा था कि जो सामान देता है सामने पर्सन को वो बेलर हुआ, और बेली जो सामान को एक्सेप्ट करता है, यानी कि वो जो बेलर का दिया गया सामान अपने पास रखता है, अपने पोजीशन में रखता है, उसको बेली बोलते हैं। वही सेम पर्सन इसमें भी हुए, पाउनर और पाउनी। पाउनर यानी वो पर्सन जो अपना सामान सामने वाले को गिरवी पे देता है। किसको देता है? पाउनी को। पाउनी वो पर्सन जो उस गिरवी हुए सामान को अपने पास रखता है, और पाउनी का काम है कि वो उसको उसी के बदले पैसे दे। पाउनी पैसा देता है, पाउनर सामान दे। ये दो पर्सन इसमें होते हैं, पाउनर और पाउनी। ये बताता है सेक्शन 172। आप समझते हैं सेक्शन 173। सेक्शन 173 बताता है पाउनी राइट ऑफ रिटेनर, यानी कि पाउनी का राइट है कि वो सामान को रिटेन करके रखे। पाउनी अभी हम लोग ने क्या समझा? वो पर्सन जो आपका सामान गिरवी रख के अपने पास रखता है। ये बताना चाह रही है सेक्शन कि अगर पाउनर जो है वो पैसा, यानी कि जो पेमेंट वो जो उससे लिया था उधारी पे पैसा, वो वापस उसको नहीं चुकाता, यानी कि जो उधार दिए गए पैसे को वापस नहीं देता है। किसको? पाउनी को। तो पाउनी का राइट है कि वो उस गुड्स को रिटेन कर ले, यानी कि वो अपने पास उसको रखे या फिर बेच दे या जो भी करे, तो उसके पास वो राइट है कि वो अपने उस गुड्स को, यानी कि पाउनर के दिए गए गुड्स को अपने पास रख सकता है। जाहिर सी बात है, अगर तुमने पैसा सामने वाले पर्सन से लिया है, अब तुमने उधारी सामने वाले पर्सन से ली है, अब तुम उधारी चुका ही नहीं पाए, आपने उसी का सामान दिया हुआ था उतने ही रेट का। अब वो अपने पैसे की भरपाई तो आपके सामान से ही करेगा। तो वही बताना चाह रहा है कि उसका राइट है पाउनी का कि वो आपका सामान को अपने पास रिटेन कर ले। ये बताना चाह रहा है सेक्शन 173। अब समझते हैं सेक्शन 174। सेक्शन 174 बताता है पाउनी not to retain for debt or promise other than that for which goods pledge presumption in case of subsequent advances। ये सेक्शन बताना चाह रहा है कि अगर एग्जांपल लेते हैं बैंक का। अब आपने पाउनर जो है वो बैंक से लोन लेता है, गिरवी में वो अपनी गोल्ड चेन है वो दे देता है उतने ही पैसे की। मान लीजिए 40,000 की रकम चाहिए उधारी पे, वो बैंक से ले लेता है। बैंक उसकी 40,000 की चेन है वो उससे जब्त कर लेता है।
उसके पहले ये बताना एक लाइन इसमें बताया जा रहा है कि सब्सिक्वेंट एडवांसेस, यानी कि अगर मान लीजिए उस चेन की उधारी से पहले भी एक और ट्रांजैक्शन हुआ हो, यानी कि चेन दिया हुआ था, अब इससे पहले गाड़ी हो या कोई भी चीज़ हो, उसने गिरवी रखी हुई थी बैंक के पास। तो यहाँ देखिए उसने उस चीज़ का जो यानी कि जो पहले का ट्रांजैक्शन है वो उसने नहीं कंप्लीट किया हुआ है। यानी कि जो पहले कोई चीज़ की उधारी थी वो उसने नहीं चुकाई है, उसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन बाद में अगर वो बाद में फिर से दोबारा गिरवी रखता है या फिर मतलब कि पहले वो उसने कुछ बैंक से उधार लिया होगा कोई कोई रकम, बाद में फिर से वो दोबारा उधारी लेता है, यानी कि फिर सामने वाले पर्सन यानी कि बैंक से फिर पैसा वापस माँगता है कि हमें पैसा फिर से चाहिए। लेकिन वो अब बदले में गोल्ड चेन रखता है अपने पास बैंक। तो गोल्ड चेन जब बैंक अपने पास रखता है, लेकिन पहले अगर कोई सामान की उधारी होगी और उसके बाद जब गोल्ड चेन वो वापस रखता है और लेकिन जो पैसा पर्सन सेकंड ट्रांजैक्शन में वो वापस बैंक को दे देता है, यानी कि जो उसने पैसा लिया था बैंक से उसको वापस लौटा देता है और चेन उसको वापस मिल जाती है। तो बैंक को यहाँ पे ये नहीं है कि वो उसकी चेन नहीं लौटाएगा, किस बेसिस पे कि उसने पुरानी उधारी नहीं चुकाई है। कहने का मतलब ये है कि पुराना अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा कोई चीज़ को लेके, तो वो चीज़ उसने नहीं चुकाई है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उसका पेमेंट उसने किया ही नहीं है बैंक को। लेकिन सेकंड ट्रांजैक्शन जब उसने किया तो फिर उसने उधार ले लिया बैंक से। जब बैंक से उधार ले लिया तो फिर अपनी गोल्ड चेन बैंक के पास चुकाई हुई थी, बैंक के पास रखी हुई थी। तो यहाँ पे बैंक के पास जब गोल्ड चेन रखी हुई थी, उसने पैसा जब चुका दिया, गोल्ड चेन उससे वापस ले ली, तो बैंक को यहाँ पे उसकी चेन वापस देनी पड़ेगी। या वो ये नहीं कहेगा कि तुम पुरानी उधारी पहले चुका के आओ, फिर तुम्हें चेंज मिलेगी। तुम्हें इस ट्रांज़ैक्शन का पेमेंट मिल गया बैंक को, तो यहाँ पे बैंक इंटरफेयर नहीं करेगा। यहाँ पे वो उससे पैसा वापस माँगेगा, तो यहाँ पे उसका राइट है कि वो उसको चेन वापस करे। यही वो लाइन बता रहा है कि पावनी नॉट टू रिटेन फॉर डेप्थ और प्रॉमिस अदर दैन फॉर व्हिच गुड्स प्लेज। इस गुड्स को प्लेज करने के अलावा अगर कोई पहला कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, या अगर कोई डेप्थ हो या फिर कोई प्रॉमिस हुआ हो, तो वहाँ पे पावनी नहीं रिटेन कर सकती, यानी कि जो बैंक है वो रिटेन नहीं कर सकता। ये बताना चाह रहा है सेक्शन 174। अब समझते हैं सेक्शन 175 को। पावनी's right as to extraordinary expenses incurred। सेक्शन 175 पावनी की राइट के बारे में बात करता है। ये बताता है कि अगर भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो, यानी कोई भी ऊपरी खर्चे जो हैं वो किए गए हैं किसके द्वारा, पाउंडर के द्वारा, तो वो पाउंडर से रिसीव कर सकता है। कौन, पावनी। इतना ही बस सेक्शन बताना चाह रहे थे। कोई भी अगर ऊपरी खर्चा हुआ होगा उस गुड्स को लेके, मान लीजिए 10,000 की चीज थी उसने ली थी, लेकिन उसमें उसने और खर्चा कर दिया, तो पावनी का राइट है कि वो उससे उधारी दिए गए पैसों के अलावा वो और एक्स्ट्रा जो कोई अपनी इनकम बनी हो या कोई खर्चा बना हो एक्सपेंसेस, वो उससे ले सकता है। अब समझते हैं सेक्शन 176 को। पाउनीज राइट वेयर पाउनर्स मेक डिफॉल्ट। ये पता चल रहा है कि पाउनर से अगर कोई भी गलती है, कोई भी गड़बड़ी होती है, तो पाउनी का राइट है कि वो उस डिफॉल्ट के लिए वो उससे एक्सपेंस या फिर कोई भी कंपनसेशन ले सके। ये बताया जा रहा है, if the pawner makes default in payment of debt or performance at stipulated time of promise in respect of which the goods were pledged, the pawnee may bring a suit against the pawner upon the debt or promise and retain the goods pledged as a collateral security, or he may sell the pledged on giving the pawner reasonable notice of the sale। ये बताना चाह रहा है कि इतने टाइम तक मान लीजिए आपने किसी के सामने वाले से कहा था कि मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ, इतने टाइम के बाद आपकी उधारी चुका दूँगा, उसके बाद आपको जो गिरवी वाला सामान है वो मैं आपसे वापस ले लूँगा। टाइम पीरियड एक सेट था, वो टाइम पीरियड बीत गया, किसके द्वारा? पाउनर द्वारा। अब पावनी का तो राइट है ना भैया कि उतने टाइम के लिए तुम अगर किसी से पैसा लिए हो, तो पावनी का राइट है कि उससे उस टाइम पीरियड के बीतने के बाद तुमसे वापस माँगेगा। अब यही बात ये कहना चाह रहा है कि अगर स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में अगर वो पैसा दे दे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर वो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बेसिस पे वो अगर पैसा नहीं देता है तो उसके पास 2 राइट है। या तो उसका दिए गए सामान को वो आगे बेच दे या फिर उसके ऊपर सूट फाइल करे, यानी कि कोर्ट केस के थ्रू वो अपनी चीज़ उससे वापस माँगे। लेकिन यहाँ पे अगर वो सेल करता है यानी कि उसको बेचता है तो उसको प्रायर नोटिस देनी पड़ेगी। पौनी की ये ड्यूटी कि वो पाउनर के दिमाग में ये बात डाले कि मैं तुम्हारा सामान ये बेचने जा रहा हूँ, इसकी पहले तुम जानकारी ले लो। एक पॉइंट ये और बताना चाह रहा है, इफ द प्रोसीड्स ऑफ सच सेल आर लेस देन द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट of the debt or promise, the pawner is still liable to pay the balance।
मान लीजिए 40,000 रुपये आपने बैंक से लिए और बैंक को आपने 30,000 की कोई चीज़ दे दी, यानी कि आपने पैसा ज़्यादा ले लिया, सामान जो गिरवी रखा है उसकी वैल्यू कम है। अब अमाउंट में बैलेंस तो है नहीं, तो वो अमाउंट को बैलेंस करने के लिए उससे सरप्लस अमाउंट माँग सकता है। कौन? पाउंड। इफ मनी इज नॉट सैटिस्फाइड, पाउनी कैन आस्क मोर मनी फ्रॉम द पाउनर टू मेक इट बैलेंस। यानी कि अमाउंट को बैलेंस करने के लिए, यानी कि जितना तुम पैसा उससे लिए हो, उतने का चीज़ का पैसा अगर तुमने गिरवी रखा है, तो उतने को बराबर करने के लिए, उस बैलेंस अमाउंट को, उस अमाउंट को बैलेंस करने के लिए वो पैसा यानी कि सरप्लस अमाउंट वो पाउनर से माँग सकता है। ये बताना चाह रहा है सेक्शन 176। अब समझते हैं सेक्शन 177 को। सेक्शन 177 बताता है डिफॉल्टिंग पाउनर्स राइट टू रिडीम। यहाँ पे डिफॉल्टिंग पाउनर के बारे में बात की, यानी कि जिसने घपला किया या फिर कोई भी गलती की है, मिस्टेक हुई पाउनर के द्वारा, तो वो उस राइट में रिडीम कर सकता है। पाउनर ने अगर कोई स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया था पाउनर को, लेकिन उस टाइम पे वो डेप्थ या फिर प्रॉमिस का परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, और उसी के वजह से पाउनी उसके सामान को अगर बेच देता है, यानी कि उसका सामान को अगर वो बेच लेता है, तो उसमें उस ऑक्शन में देने से पहले, उस सेल से पहले, यानी कि बिफोर सेल, वो उससे रिडीम कर सकता है। किससे? पाउनी से। ये बताना चाह रहा है सेक्शन 177। प्लेज बाय मर्चेंटाइल एजेंट। यहाँ मर्चेंटाइल एजेंट मतलब वो हुआ कि वो जो एजेंट है वो अपने एक्ट का परफॉर्मेंस खुद तो नहीं कर रहा, बल्कि किसी थर्ड पार्टी द्वारा या फिर कोई उसका कोई स्टाफ हो या फिर उसका कोई सब एजेंट हो, उसके द्वारा करवाएं। यानी कि आप सामने वाले पर्सन से उधारी जाके ले नहीं रहे, बल्कि किसी और को कह रहे हैं कि तुम मेरे बिहाफ में जाके उससे पैसा उधारी ले लो। अब मान लीजिए आपको किसी पर्सन से सामने से पैसा चाहिए, अब आप गए नहीं खुद, आपने अपना एक एजेंट या फिर कोई स्टाफ भेज दिया, आप बड़े मालिक हैं, आप खुद नहीं जा पा रहे हैं, आप अपने स्टाफ को भेज दिए कि वो आपके बिहाफ पे एक्ट करे। तो ये माना जाएगा कि वो एक वैलिड फॉर्म में, यानी कि गुड फेथ में वो काम कर रहा है, यानी कि ओनर के कंसेंट से वो अपना एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे पाउनर सब एजेंट को रखेगा और उस बेसिस में वो सब एजेंट वो एक्ट का परफॉर्मेंस करेंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्रिएट होगा। तो यहाँ पे पाउनर है वो खुद जाके अपने गुड्स को प्लेज नहीं करेगा। अगर पाउनी गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि वो खुद कर रहा है, कि वो थर्ड पार्टी द्वारा स्टाफ है, तो वो तो उसी के बेसिस में एक्ट करेगा। तो यहाँ पे पाउनर खुद उस एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा, यानी कि वो खुद नहीं जाएगा प्लेज करवाने, वो अपने स्टाफ को ही भेजेगा और पाउनी उसी के अकॉर्डिंग गुड फेथ में एक्ट करेगा। ये बताना चाह रहा है सेक्शन 178। समझते हैं सेक्शन 178 के ए क्लॉज को। ये बताता है प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कोई भी अगर प्लेज गुड्स का किया जा रहा है पाउनर द्वारा, किस बेसिस में? कोर्जन में, थ्रेट में, मिसरिप्रेजेंटेशन में, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस में, यानी कि कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन किया गया है कि वो एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट मैनर में नहीं किया गया, तो उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 19 और 19A के अकॉर्डिंग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। ये बताना चाह रहा है सेक्शन 178A। अब समझते हैं सेक्शन 179 को। सेक्शन 179 बताता है प्लेज वेयर पाउनर हैज ओनली ए लिमिटेड इंटरेस्ट। यहाँ पे लिमिटेड इंटरेस्ट के बारे में बात की, यानी कि आपके पास लिमिटेड कैपेसिटी या उतना ही अमाउंट या फिर उतनी ही कैपेसिटी कि आप उतना ही पैसा एक्वायर कर सकते हैं या फिर बैंक से ले सकते हैं। मान लीजिए 2 भाई हैं, ए और बी, अब वो उनको लोन लेना है, बैंक पे वो अपना कोई चीज़ गिरवी रखते हैं, मान लीजिए गोल्ड चेन दोनों रखते हैं अपनी-अपनी, 25,000 की 2 चेन वो अपने बैंक में जमा करवाते हैं और पैसा उसी के अकॉर्डिंग 25,000 और 25,000 लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ए अपना गोल्ड चेन वापस लेता है और पैसा देता है, तो वहाँ पे उसका लिमिटेड इंटरेस्ट है, यानी कि वो केवल 25,000 रुपए तक ही प्राप्त कर सकता है। उसका केवल यहाँ पे वो ये नहीं कह सकता कि हमें अपने भाई का भी या फिर बी पर्सन का भी हमें पैसा चाहिए। ये वो नहीं कह सकता कि हमें बी पर्सन का भी हिस्सा चाहिए, उसमें अमाउंट हमको भी दो, 25,000 और दो। वो केवल उतने के लिए लायबल है जितने के लिए उसने अपनी चीज़ को गिरवी रखा है। ये बताना चाह रहा है सेक्शन 179। अब समझते हैं सेक्शन 180 को। सेक्शन 180 बताता है सूड बाय बेलर और बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। अब यहाँ पे सेक्शन 180 और 181 सूट फाइलिंग के बारे में बात की। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है, यहाँ कोई प्लेज नहीं क्रिएट हो रही। यहाँ बेलर और बेली की गलती के बारे में नहीं बात की है, यहाँ पे थर्ड पर्सन के बारे में बात की, यानी कि बेलर या बेली के अकॉर्डिंग कोई थर्ड पर्सन कोई गलत एक्ट करता है बेलर के लिए या फिर बेली के लिए। मान लीजिए
बेलर ने, मान लीजिए पाउनर ने, मान लीजिए एक पर्सन ने सामने वाले को अपनी बाइक बिल्ड की, उससे कुछ पैसा ले लिया। अब जिसके पास बाइक थी उससे वो बाइक चोरी हो गई, यानी कि उसके पास आके कोई थर्ड पर्सन सी उससे बाइक उठा ले गया, उससे वो बाइक चोरी कर ली उसने। तो यहाँ पे सी पर्सन ने बी से बाइक ले ली, तो यहाँ पे रॉन्ग डूअर कौन हुआ? सी हुआ। तो उसने गलत किसके साथ किया? किसके साथ? पाउनी के साथ, जिसने उसकी चीज रखी हुई थी संभाल के एज अ सिक्योरिटी। तो यहाँ पे उस रॉन्ग डूअर या फिर उस जिसने चोरी की है बाइक, उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जाएगा, यानी कि जो थर्ड पर्सन। अब समझते हैं सेक्शन 181 यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का लास्ट सेक्शन। सेक्शन 181 बताता है अपोर्शमेंट ऑफ रिलीफ और कंपनसेशन ऑब्टेन बाय सच सूट्स। ये बताना चाह रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज के अगेंस्ट, दोनों पार्टी में से किसी के साथ भी गलत हुआ है, यानी कि किसी के साथ भी अगर कुछ ऐसा लॉस क्रिएट हुआ या फिर फ्रॉड क्रिएट हुआ या फिर किसी को भी इंजरी हुई है या फिर कोई डैमेजेस है, तो वो अपने डैमेजेस की क्लेम करने के लिए या फिर रिलीफ एज अ रिलीफ या फिर कंपनसेशन मांग सकता है। तो उसको प्रॉपर अपोर्शमेंट यानी कि प्रॉपर प्रपोर्शन में दोनों पार्टीज को, यानी कि पाउनर और पाउनी को, दोनों को एप्रोप्रिएट कंपनसेशन मिलेगा, जो जो इंजरी किसने दी है? थर्ड पर्सन ने दी। ये बताना चाह रहा है सेक्शन 181। आई होप आपको सेक्शन 172 से 181 तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ, जहां हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के बारे में समझा था। तो इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का कंसेप्ट खत्म हुआ। इसके आगे हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।